नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बाजार में लंबी अवधि में मुनाफा कमाना है तो सिर्फ एक ही कैटेगरी है जो बाजार के अस्थायी उथल पुथल से आपके वेल्थ को बचा सकती है, और वो है इक्विटी। निवेश में आपका पहला कदम हो या फिर चल रही हो कोई एसआईपी, इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश से आप अपने दूर के लक्ष्यों को आसानी से साध सकते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं इक्विटी से कैसे बनाएं मुनाफे की स्ट्रैटेजी, ऐसी कैटेगरी और फंड जो अगले 10 से 15 साल के लिए कमा कर दे सकते हैं आपको मुनाफा। और इसी पर खास चर्चा करने के लिए दो खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। त्रिदीप भट्टाचार्य, सीआईओ एडलवाइस एएमसी, और फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट। त्रिदीप और फिरोज, आप दोनों का बहुत स्वागत हम करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम बेहद ही खास है क्योंकि हम अपने इस पूरे हफ्ते में वेल्थ क्रिएशन वीक मना रहे हैं, और वेल्थ कैसे क्रिएट करें इस पर हमारी रहने वाली है खास चर्चा और खास फोकस। तो इसी कड़ी में त्रिदीप, मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहती हूं, जब भी हम वेल्थ क्रिएट करने की बात करते हैं और लंबी अवधि में मुनाफा कमाने की बात करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो यहां पर मायने रखते हैं, और सबसे ज्यादा जिस कैटेगरी का जिक्र होता है वो इक्विटी है, क्योंकि लंबी अवधि में इक्विटी ही माना जाता है राइट चॉइस। आपकी नजर में लॉन्ग टर्म में इक्विटी पैसा कमाने के लिए, वेल्थ कमाने के लिए और बाजार को देखते हुए मुनाफा कमाने के लिए कितना जरूरी? नमस्कार स्वाति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसा एक कार्यक्रम रन कर रही हैं इन्वेस्टर्स के लिए। और मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये जो लॉन्ग टर्म आउटलुक की आपने बात करी है वो इक्विटीज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके दर्शकों के लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि लॉन्ग टर्म आउटलुक के लिए क्यों जानना जरूरी है। और वहीं से मैं अपना जवाब जो है शुरू करना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि देखिए, जब भी हम वेल्थ क्रिएशन की बात सोचते हैं तब पहली चीज जो जहन में आती है वो ये है कि हमारा वेल्थ जो है वो इन्फ्लेशन से ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर सके। अगर आप इन्फ्लेशन देखें इंडिया में, वैसे तो ऑफिशियल आंकड़े के हिसाब से 6 से 7% होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कहाँ स्पेंड करते हैं, उससे ज्यादा ही होगा तो कम नहीं। तो जो आपका रिटर्न्स हैं, जहां पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका जो रिटर्न्स है वो इन्फ्लेशन से बेहतर हो, ऐसी सबकी उम्मीद होती है। और लॉन्ग टर्म में ये काम करने के लिए इक्विटीज से बेहतर कोई साधन नहीं, क्योंकि इक्विटीज में जो कंपनीज अपनी रेवेन्यूज जनरेट करती हैं वो नॉमिनल बेसिस पे होती है, वो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन से बेहतर कर लेती हैं अगर थोड़ा ढंग से इन्वेस्ट किया जाए तो। सो मेरे ख्याल में इस कारण से इन्फ्लेशन इक्विटीज को बेस्ट इन्फ्लेशन हेज बोला गया है। और इसी कारण से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन अगर रियल टर्म्स में देखने जाए इक्विटीज के लिए, तो वेल्थ क्रिएशन देखने जाए इन्वेस्टर्स के लिए, तो इक्विटीज से बेहतर जो साधन है वो मिलना मुश्किल है। ये मेरा शुरुआती जवाब होगा। और फिरोज, क्योंकि जब हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं और हम आने वाले मानिए 10 या 20 साल के वेल्थ क्रिएशन की यहाँ पर बात करें, स्पेशली उन निवेशकों के लिए भी जो कि अब इस जर्नी में शामिल होंगे, उनके लिए क्या देखना और समझना जरूरी है? पिछले प्रदर्शन से सीख लेकर, क्यों लेकर, और जितने भी हमारे सामने डेटा है उनको समझते हुए जो इक्विटी है वो वेल्थ क्रिएशन के राइट चॉइस क्यों रहा है? स्वाति जी, देखिए, इन्वेस्टिंग के वर्ल्ड में मेरे हिसाब से जज्बातों की कम अहमियत होनी चाहिए, बट जज्बात काफी हावी हो जाते हैं दिमाग पे। तो अगर आप देखें इक्विटी की जो पोजीशनिंग है, जो लोग जिससे डरते हैं, इक्विटी से काफी लोग डरते हैं। हमने भी एंसेस्ट्रली सुना है, भाई इक्विटी में पैसा मत डालना, थोड़ी गैम्बल जैसा लगता है। बट अगर आप आंकड़ा देखें, 22 साल हो गए इस सेंचुरी में, सिर्फ 4 ऐसे साल हैं जहां कैलेंडर ईयर में जनवरी 1 से 31 दिसंबर अगर हर साल देखूं, 22 में से सिर्फ 4 साल ऐसे हैं जहां इक्विटी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। 18 में उसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो 42% सालों में अगर कोई एसेट क्लास पॉजिटिव रिटर्न दे चुकी है तो इसकी जो इतना बदनाम होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर आप 2001 से देखें और 3-3 साल की इन्वेस्टिंग करें, 2001 1 जनवरी से 2003 की 31 दिसंबर तक, ऐसे 3-3 साल के पॉकेट लेके, तो ऐसा कोई भी 3 का पॉकेट नहीं है 21 सालों में जहां पे नेगेटिव रिटर्न आई है।
और अभी ऑफ कोर्स 2022 हो गया है, तो अभी 23 और 24 का कैलेंडर ईयर बाकी है। तो मेरा यही मानना है कि 23 और 24 को अगर आप मिला लेंगे, 22, 23, 24, उसमें भी पॉजिटिव रिटर्न आने की गुंजाइश है। बट ये जब परसेप्शन की बात होती है, जो हजारों क्लाइंट से मैं मिला हूं लास्ट 17-18 सालों में, तो उनकी जो परसेप्शन है इक्विटी की हाई रिस्क की है। अब ये 22 सालों में अगर 12.83% की इंडेक्स पे रिटर्न आई है, इंडिया की लार्जेस्ट इंडेक्स पे, तो एक्टिव फंड मैनेजर जैसे ईडलवाइज एएमसी के त्रिदीप जी बैठे हैं, तो वो काफी एक्टिव मैनेजमेंट करके एक्स्ट्रा रिटर्न भी कमाते हैं, वो तो छोड़ ही दीजिए। बट 12.86 दिया है, 82% इट वाज पॉजिटिव रिटर्न, दैट्स वन। पॉइंट 2 की इक्विटी की जो डिस्पर्शन है रिटर्न्स की, सबकी जो एक्सपीरियंस हो सकती है इक्विटी में काफी डाइवर्ज हो सकती है। तो इसीलिए बहुत संभाल के अपनी व्हीकल को सेलेक्ट करना, अपनी सिक्योरिटी को सेलेक्ट करना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ऐसा भी इंसान हो सकता है लास्ट ईयर जिसके पैसे आधे हो गए इक्विटी में, दूसरा भी ऐसा हो सकता है जिसके पैसे दुगने हो गए। तो ये जो डिस्पर्शन है उसकी वजह से ही मुझे लगता है कि और ज्यादा सुरक्षित रह के, ज्यादा मैथमेटिक्स करके अपनी अगर इन्वेस्टमेंट करें और ये जहन में बिठा लें कि मार्केट 15% हर साल ऊपर के स्तरों से नीचे के स्तरों तक हमेशा दिखाती है, उसकी तैयारी करके अंदर घुसेंगे तो आपको भय नहीं लगेगा ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस। एब्सोल्युटली। और त्रिदीप, जब भी हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, और वो भी लंबी अवधि का निवेश जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमेशा से कहा जाता है कि जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना जल्दी आपको वेल्थ और अच्छे से इनफैक्ट वेल्थ क्रिएट करने का मौका मिलेगा। आप मुनाफा कमा सकते हैं, अपने लिए पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कि जिसका जिक्र किया जाता है वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। मैं आपसे समझूं, नए निवेशकों के लिए भी जो अभी हमारा शो देख रहे हैं उनके लिए भी, और जो वेल्थ क्रिएट करने के इस पूरी जर्नी में अब आगे बढ़ना चाहते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे अभी इस पूरे बाजार में काम करने वाला है तमाम नए निवेशकों के लिए? पहली बात तो ये कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है, और वो ऐसे ही नहीं बोला गया है। वो इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट करें, वो अगर पहले साल 15% से ग्रो करती है, वो एनहेंस बेस पे वापस 15% ग्रो करती है, सो 2 साल में आपका ग्रोथ 30% से ज्यादा होता है। सो यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब नेट बैलेंस सार है। और इसीलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इक्विटी मार्केट्स में बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। इसको अगर हम थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेके ठंडे दिमाग से सोचें तो ये कि पिछले 17 साल में इंडियन कंपनीज की जो अर्निंग्स ग्रोथ रही है, दैट हैज बीन अबाउट 17%। So 17% earnings growth India की रही है on a compounded basis over a period of last 15 to 20 years in that over a period of time. अगर आप मान लीजिए 15 साल पहले पैसे लगा के केवल छोड़ देते थे, तो कुछ मान लीजिए वैल्यूएशन में जैसे फिरोज जी कह रहे थे ऊपर चढ़ा हो, मार्केट में कोई मसाल ऊपर या नीचे, बट 17% के आसपास 10 से 15% के कागज से भी अगर आप पैसे बनाते तो आपके पैसे मतलब मल्टीपल टाइम्स हो जाते थे ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम, एज अपोज टू काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग इन एफडी, जहां की मतलब ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न वर्सेस दैट ऑफ इन्फ्लेशन काफी कम होता हो। तो कहने का मतलब ये कि ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है ये इन्फ्लेशन को बीट करने में काफी हद तक सहायक होती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर इंडियन प्रैक्टिकल केस में इंडियन स्टॉक मार्केट पे इंडियन लिस्टेड कंपनीज का एग्जांपल आप देख लें तो पिछले 17 साल में जो अर्निंग्स कंपाउंडिंग ग्रोथ रही है वो 17% की रही है। सो जनरली मार्केट को कहते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इक्विटी मार्केट्स गो एट द रेट ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ। तो अगर इसका एक बेंचमार्क मान के चलें तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आपको काफी अच्छे पैसे बनने की जो है एग्जांपल बन सकता है। सो इन्फ्लेशन हेज, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और तीसरी बात जो है लॉन्ग टर्म टाइम आर्बिट्राज जिसको हम कहते हैं, उससे क्या होता है कि हम शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को हम किल कर देते हैं। जैसे फिरोज जी कह रहे थे कि एक साल में काफी बार मार्केट ऊपर 15% और नीचे 15% हुआ है, लेकिन 3 साल के दारोमदार में बहुत कम समय ऐसा हुआ है जब रिटर्न नेगेटिव बना हो। तो इसी को हम टाइम आर्बिट्राज कहते हैं कि अगर आप थोड़ा लंबे समय के लिए निवेश करें तो आपकी जो नियर टर्म वोलेटिलिटी है वो कम हो जाती है और फिर आपको अर्निंग्स का कंपाउंडिंग देखने को मिलता है, which is basically the holy grail of investing. एब्सोल्युटली। और जब हम वेल्थ क्रिएट करने की बात करते हैं विद इन इक्विटी कैटेगरी, फिरोज, कुछ कैटेगरी वाइज अगर मैं ब्रेकअप से समझूं आपसे,
कैटेगरीज का प्रदर्शन या कैटेगरीज के प्रदर्शन के हिसाब से क्या एक निवेशक डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे उनको अपने पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कैटेगरी ऐड करनी है? अगर माने आगे आने वाले 10 से 15 सालों के लिए उन्हें अपने लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो, वेल्थ क्रिएटिंग पोर्टफोलियो अगर क्रिएट करना है, तो आपकी नजर में ऐसी कौन सी कैटेगरीज होंगी जिनका प्रदर्शन एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में कारगर साबित हो सकता है? स्वाति जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर सोचिए आप एक्टिव स्कीम्स 380 एक्टिव स्कीम्स हैं, अब उसमें से आपने चुननी है 5, 7, 10 या 12 मैक्सिमम। अब उसमें जो लास्ट ईयर की अगर आप डिस्पर्शन देखें बेस्ट और वर्स्ट स्कीम में 380 में ऑलमोस्ट 42-43% का डिफरेंस है। तो आप इक्विटी की भी सही एसेट क्लास भी चुन रहे हैं, अगर गलत स्कीम में चले गए या गलत कैटेगरी में चले गए तो आपका एक्सपीरियंस दूसरे इन्वेस्टर से काफी अनोखा हो सकता है, या तो फिर बेहतर या तो फिर खराब। तो कैटेगरीज जो 2018 में सेबी ने सिंप्लीफाई करने के लिए 380 स्कीम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट गिफ्ट टू रिटेल इन्वेस्टर, पॉइंट 1। पॉइंट 2, अब काफी सारी कैटेगरीज हैं जो मेरे हिसाब से आनी नहीं चाहिए, बट काफी सारे क्वेरीज जब आते हैं हम देखते हैं कि सेक्टर फंड्स हैं, थीमेटिक फंड्स भी हैं, तो मेरे हिसाब से 9 कैटेगरीज मैथमेटिकली एविडेंस मिलता है कि ये 9 कैटेगरीज पे तवज्जो दो, बाकी को छोड़ भी दो तो यू विल नॉट मिस टू मच। अब इसको कैसे हमने परखा? हमने देखा कि भाई एक्टिव मैनेजमेंट का काम क्या है, क्यों फी देता है एक इन्वेस्टर, ताकि वो इंडेक्स को बीट कर पाए। तो लार्ज कैप फॉर एग्जांपल कैटेगरी में कई सारी स्कीम्स हैं, 37% जो स्कीम्स हैं उन्होंने अल्फा जनरेट किया, एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट की, पासिंग मार्क से ज्यादा रिटर्न मिली, और 3% की रिटर्न एवरेज मिली जो पास हुए तो 3 नंबरों से पास हुए। लार्ज एंड मिड कैप में 41% स्कीम्स पास हुई और ऑलमोस्ट 5% से पास हुई। तो ऐसे अगर हम 9 कैटेगरीज को इवैल्यूएट करें तो बेस्ट कैटेगरी आती है कॉन्ट्रा, जिसमें 53% ऑफ द स्कीम्स हैव जनरेटेड एक्स्ट्रा रिटर्न ओवर इट्स बेंचमार्क एंड बाय 12.8%, नो 5.12%। तो इस आधार पे 9 कैटेगरीज में रीड आउट करूंगा: लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी, फोकस्ड, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, कॉन्ट्रा, वैल्यू एंड डिविडेंड यील्ड। ये 9 कैटेगरीज के बाहर जाने की मेरे हिसाब से रिटेल निवेशकों को बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसमें ही काफी सारी स्कीम्स हैं जो आपको अल्फा दे सकती हैं। उसमें से बेस्ट पास परफॉर्मेंस के हिसाब से एक्स्ट्रा रिटर्न, जिसको हम अल्फा भी कहते हैं, बड़ा भारी भरकम शब्द है बट इतना घबराने की बात नहीं है। एक्स्ट्रा रिटर्न को पासिंग मार्क से जो ज्यादा मिलते हैं एक फंड मैनेजर को, उसको कहते हैं अल्फा। तो कॉन्ट्रा हैज डन वेल। सेकंड बेस्ट रही है स्मॉल कैप कैटेगरी, जिसमें 47% स्कीम्स ने एक्स्ट्रा रिटर्न दी है और 12.81% एक्स्ट्रा रिटर्न दी है इन 47 स्कीम्स ने। that will be my answer to your pointed question, Swati जी। त्रिदीप, आपने जो इनफैक्ट जितना ज्यादा इवेंटफुल साल के पहले 3 महीने रहे हैं उसको रीड करते हुए आपकी नजर में अब जो आने वाला टाइम भी है या आने वाले कुछ साल हैं, कौन सी कैटेगरी के नाम रह सकता है? क्या पॉसिबल है इसको इस तरीके से डिसाइड करना इस बेसिस पर कि हाँ हम कौन सी कैटेगरी में आने वाले टाइम में निवेश करें तो एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? अगर आप अपने पसंदीदा कुछ कैटेगरीज हमें बताएं। जी, हम तो एसेट मैन्युफैक्चरर है, हमारे पास जो इन्होंने फंड बोला सब टाइप के फंड्स हैं। बट मैं अगर ब्रॉडली रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो हम इसको 2 कैटेगरी में सोच सकते हैं। एक जो थोड़े रिस्क अवर्स होते हैं, जिनको थोड़ा मार्केट में या तो मार्केट में नए हैं या फिर उनका आउटलुक उतना लॉन्ग टर्म नहीं होता है जितना होना चाहिए, या फिर उनको थोड़ा डर लगता है। इनकी इस कैटेगरी के लिए फ्लेक्सी कैप जो कैटेगरी होती है या फिर जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी होती है, ये 2 थोड़ा सा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है कि वो रिटर्न के लिए शायद बेहतर हो। लेकिन कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके लिए शायद ये प्रोग्राम है, जिनका टाइम होराइजन 10 से 15 साल है, जिनको इक्विटी मार्केट्स में वेल्थ क्रिएट करना है, उसके इस इन्वेस्टर क्लास के लिए मिड कैप एज ए फंड कैटेगरी मेरा हमेशा से पसंदीदा रहा है। वो इसलिए क्योंकि मिड कैप फंड का जो कैटेगरी है वो जो जितना मुझे समझ आता है उसके हिसाब से इट इज अ सक्सेसफुल स्मॉल कैप एंड एन एस्पायरिंग लार्ज कैप। तो इसमें पूरा कंपनी का अगर आप वैल्यू चेन को देखें तो द बेस्ट पार्ट ऑफ कंपनीज लाइफ साइकिल गेट्स कैप्चर्ड। सो आपका जो नेचुरल टेलविंड होता है टुवर्ड्स अल्फा क्रिएशन टेंड्स टू बी ऑन द हायर साइड। बट मिड कैप फंड है
थोड़ी सी वोलेटिलिटी ज्यादा होगा, तो इसलिए इन्वेस्टर को अपने रिस्क एपेटाइट को मान के चलना चाहिए। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये जेनरिक बेसिस में बोल रहा हूँ, स्पेसिफिकली एक इन्वेस्टर को अपने एडवाइजर से बात करके ही ये एलोकेशन करना चाहिए। पर ये दो कैटेगरीज जो फेवरेट होंगे वो होंगे एक फ्लेक्सी कैप और एक मिड कैप मेरे हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ द सेबी कैटेगरीज जो उन्होंने बोला। बट अगेन आई रिपीट, इससे पहले कि कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर डिसाइड करे, उनको अपने एडवाइजर के साथ बैठ के अपना रिस्क एपेटाइट को देखते हुए चूज करना चाहिए। एब्सोल्युटली। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद समझना जरूरी है, आपके वेल्थ क्रिएशन में एसेट एलोकेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो एसेट एलोकेशन का फॉर्मूला भी हम समझेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो हम वेल्थ क्रिएशन वीक के तहत आज बात कर रहे हैं एक्विटी की, कैसे एक्विटी से आप मुनाफा कमा सकते हैं लंबी अवधि में। एक्विटी ही है राइट चॉइस, कैसे बनाएं एक्विटी से वेल्थ। हमारे साथ हैं एडलवाइस एएमसी से त्रिदीप भट्टाचार्य और आनंद राठी वेल्थ से फिरोज अजीज। फिरोज, एसआईपी या फिर लमसम, ये भी एक डिबेट रहती है कि वेल्थ क्रिएट करने का सही तरीका क्या हो, एसआईपी या फिर लमसम। अगर दोनों को आप समझा पाए कि एक सही स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए। ये स्वाति जी देखिए क्या है कि दो अलग किस्म के पैसे होते हैं। एक जो आज आपकी करंट जमा पूंजी है, उसमें आपकी ये डिबेट है कि एसटीपी करूं, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान करूं डेट खरीद के, या फिर लमसम। एसआईपी जो है आपकी फ्यूचर की जो कमाई है उसकी कमिटमेंट आज आप दे रहे हैं ताकि एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे और आपको हर महीने ये ना सोचना पड़े कि मैं इन्वेस्ट करूं तो कितना। तो एसआईपी इज फॉर योर फ्यूचर इनफ्लोस, एसटीपी एंड लमसम इज फॉर योर करंट जमा पूंजी। तो मेरे हिसाब से देखिए क्या है कि अगर आपके पास एक मुश्त निवेश का पैसा आता है और आप ये खुश नसीब होते हैं, जैसे आज के समय में मार्केट 1.5 साल से कहीं नहीं गई है, 18,800 18,500 अक्टूबर 2021 में गई थी, आज भी आप 16,900 17,000 की लेवल पे हैं, तो आपको 1.5 साल की टाइम करेक्शन मिली है और 10% की प्राइस करेक्शन मिली है। इतनी करेक्शन के बाद और लालची होना कि भाई 16,000 आ जाएगी मैं खरीदूंगा, मैं अगर किसी की जगह पे हूं तो इन्वेस्टर की जगह पे अगर मैं सोचूं तो मैं ऐसी 1.5 साल की प्राइस टाइम करेक्शन और 10% और 8% की प्राइस करेक्शन से मैं ज्यादा लालची नहीं होकर मैं इसको एक लमसम इन्वेस्ट करूंगा। क्यों लमसम इन्वेस्ट करूंगा? क्योंकि 1.5 साल में 1,000 रुपए की कमाई निफ्टी की कंपनियों ने ऑलरेडी कर ली है और जेब में डाल ली है। प्राइस उतने का उतना है। 1,000 रुपए की जो अर्निंग्स आई हैं वो बुक वैल्यू कंपनीज की बढ़ती है उससे। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, आज तो ग्लोबल की जो स्थिति है वो इंडिया के लिए वो बिजनेस एज यूजुअल है। जो महंगाई की बात करता है यूएस और यूरोप, जापान, उनको 30-30 40 साल तक ऐसी महंगाई उन्होंने देखी नहीं है। इंडिया की जो महंगाई 6.8 6.9 तो 10 ईयर की एवरेज रही है। तो जो ईवल है, ग्लोबल ईवल, वो इंडिया के लिए बिजनेस एज यूजुअल है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि एफआईआई का भी रुझान इंडिया में कम नहीं हुआ है। जैसे 2008-2020 में जो काइंड ऑफ भारी भरकम सेलिंग आई थी अनस्टॉपेबल, वो अब क्यों नहीं हो रही है। 2021 में 2022 में इंडिया ने आउट परफॉर्म क्यों किया? क्योंकि जो भी आज स्थिति है ग्लोबली वो इंडिया के लिए इतनी गंभीर स्थिति नहीं है, क्योंकि हम महंगाई से जूझते आ रहे हैं। सो गिवन दैट करंट सर्कमस्टांस एंड गिवन दैट 1.5 ईयर टाइम करेक्शन, आज की कंटेम्प्रेरी आंसर मेरा ये होगा कि आप लमसम जरूर इन्वेस्ट करें, बट ये हमेशा याद रखें कि 6 महीने साल भर में आपको 10% की करेक्शन और भी दिख सकती है, बट उसका किसी को अंदाजा नहीं है। अगर कोई कहता है कि मुझे अंदाजा है तो वो इट्स टफ एंड आई डोंट बिलीव दैट स्टेटमेंट। बिल्कुल, और जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा था, एसेट एलोकेशन त्रिदीप इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप निवेश की जल्दी शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है कि आपको किस एसेट में कितना एलोकेट करना है तो वो पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाता है। तो इस पूरी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में एसेट एलोकेशन का इंपॉर्टेंट रोल कैसा, और अभी आप निवेशकों को क्या सजेस्ट करेंगे कि एसेट एलोकेशन कैसे किया जाए? बेसिक पैरामीटर्स क्या है, किन बातों का ध्यान में रखना है, डिवीजन जो होता है किसी एसेट क्लास का वो कैसे करना चाहिए? सबसे पहले तो एसेट एलोकेशन सेट करने से पहले आपका एक टारगेट रिटर्न या आप कितना रिटर्न देखना चाहते हैं उसका एक सेट होना चाहिए। उस हिसाब से फिर आपके रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए आपका एसेट एलोकेशन डिसाइड होना चाहिए। बट एसेट एलोकेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग। तो सबसे पहला स्टेप उसको यही करना चाहिए कि मतलब कितना कौन से एसेट क्लास में लगाएं। वो इस बात पे निर्भर करेगा कि आप फाइनली कितना रिटर्न चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो से।
अगर एक बार वो डिसीजन हो गया, उसके बाद हम लोग को डिसाइड करना ये होता है कि इक्विटी मार्केट्स में या जो भी एसेट क्लास में हम जाना चाहें, हम कैसा करें। तो इसमें ध्यान में रखते हुए अभी जब आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, तो अभी मार्केट्स में मेरा 2023 का जो थीम है, जो मैं बोल रहा हूं, वो है रिसेशन बिफोर रिबाउंड। मेरे हिसाब से पहले 6 से 9 महीने ये साल के, उसमें से 1-2 महीने हो चुके हैं, टफ रहने वाले हैं। उसके बाद धीरे धीरे इकोनॉमीज रिबाउंड करेंगी, रेट्स पीक करेंगे, इन्फ्लेशन पीक हो जाएगा, और मेरे हिसाब से वहां से 3-4 साल की हमको एक अच्छी रणनीति, अच्छा समय देखने को मिलेगा, और फिर लॉन्ग टर्म तो अपने हिसाब से चलेगा। तो ऐसे माहौल को ध्यान में रखते हुए अगर आज मुझे इन्वेस्टिंग शुरू करनी हो, तो मैं इनको बेसिकली एडवाइस करूंगा कि एसटीपी बेसिस में थोड़ा सा, मतलब 3 से 6 महीने के अंतराल में उसको स्प्रेड करके अगर हम डालें, तो थोड़ा वोलेटिलिटी मिनिमाइज होगा, और आउटलुक अगर हम लॉन्ग टर्म रखें 5 से 10 साल या 10 साल से ज्यादा, तो आपके रिटर्न बनने के चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आएंगे। सो पहला स्टेप, एसेट एलोकेशन, कौन से एसेट क्लास में कितना होना चाहिए। उसमें हमने पहले बात करी कि इक्विटीज इज वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्लेशन हेजेस दैट यू कैन थिंक अबाउट। एक बार वो डिसीजन हो गया, फिर कैसे मार्केट में एक्सपोजर लेना है, वो गिवन द रीजन नियर टर्म वोलेटिलिटी, मेरे ख्याल में 3 से 6 महीने का अगर एसटीपी करके करें, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से शायद बेनिफिशियल रहेगा। और फिरोज, शो के अंत में इस पूरे वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में खासतौर पर इक्विटी निवेश में कौन सा ऐसा हिट फॉर्मूला है जो जिसको अपनाना चाहिए, और किन गलतियों से बचना चाहिए? क्योंकि इतना जब लंबी राह होती है, जब लंबा सफर होता है, कई बार डगमगा जाते हैं उससे, कई बार गलतियां कर बैठते हैं। तो क्या करें और क्या ना करें? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं डूज एंड डोंट में, स्वाति जी। जो कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे, उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से पॉइंट 1 जो रिस्क है आपकी, वो अवधि से कम हो जाती है। देखिए, रिस्क एपेटाइट चलो मेरी कम है, बट अगर 10 साल दे सकता हूं इंश्योरेंस पॉलिसी को, 20 साल दे सकता हूं एक प्रॉपर्टी को, अगर इक्विटी मार्केट के म्यूचुअल फंड में अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड खरीद के 10 साल भूल सकता हूं, तो हमने 1.5 लाख ऐसे निवेशक निकाले जिन्होंने 10 साल होल्ड किया फॉर एग्जाम्पल। तो वर्स्ट रिटर्न में भी 8% की रिटर्न आती है। अगर 26 फंड्स जिन्होंने 25 साल पूरे किए हैं, 26 इक्विटी फंड्स ने 25 साल पूरे किए लास्ट ईयर, उनमें अगर कोई निवेशक 10 साल के लिए अगर होल्ड करता, तो बदनसीब से बदनसीब इन्वेस्टर पॉजिटिव रिटर्न में होता। तो रिस्क जो है, आपको लगता है कि आप घबराएं, बट आपकी रिस्क एपेटाइट कम हो सकती है। बट अगर आप 10 साल दे सकते हैं, तो रिस्क, किस बात की रिस्क की बात करें? सो दैट्स 1। पॉइंट 2, आप आराम से चालू ना करें। जैसे ही आपकी कमाई चालू हो, वैसे ही इन्वेस्टमेंट चालू करने चाहिए। आप ये ना माने कि भाई 5 साल बाद शुरू कर लूंगा। और तीसरी बात, और जब भी आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करें, तो पौधे को प्लांट करने के बाद 2-3 दिन में निकाल के देखेंगे तो पौधा ग्रो नहीं होगा, उसको भूलें। वो क्षमता जो है इन्वेस्टर की, अगर वो क्षमता आ जाती है, तो फिर पैसे बनते हैं। क्योंकि फिर पौधे को ब्लेम करके आप नहीं कह सकते कि भाई मैंने पौधा डाला था, निकाल के रोज देखा, ग्रो नहीं हुआ, फिर इसीलिए पौधे की मिस्टेक नहीं। आपके जो सहन शक्ति की इंपॉर्टेंट महत्वपूर्णता है कि आप उसको निकाले ना, उसको डाले। अगर देयर आर सो मेनी एसेट क्लासेस वेयर यू स्टे इन्वेस्टेड फॉर 10, 15, 20 years, व्हाई डू दैट इल ट्रीटमेंट टू इक्विटी टू इन्वेस्ट फॉर 6 months, 1 year, 2 years? बिल्कुल। तो वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला इक्विटी के जरिए है बेहद आसान, लेकिन ये बिल्कुल अनुशासन वाला पूरा एक रास्ता है, पूरी जर्नी है, जिसको आपको बहुत अच्छे ढंग से अपनाना है। और इस पूरे सफर में हमारे साथ निभाने के लिए त्रिदीप और फिरोज, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करेंगे कि आप हमारे साथ शामिल हुए और बताया कि कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं इक्विटी के जरिए। एक ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।